गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आशीष मिश्रा। और हम क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा सा चेंज करके बैंकिंग आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, हमें आवर टारगेट इज़ BHU एंट्रेंस एग्जाम। हमें BHU एंट्रेंस एग्जाम को कैसे भी करके क्रैक करना है। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग आपको कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, SLR के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखो बेसिक ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है लोगों के बीच में, लोगों से समझ नहीं पाते। देखो क्या होता है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो हमारे बैंक होते हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास रखना पड़ता है, जमा करके रखना है। और किस फॉर्म में, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश हो या तो कैश इक्विवेलेंट, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको कैश के फॉर्म में तुरंत बदला जा सके। ठीक है, इसको CRR कहते हैं। और SLR क्या होता है, बैंक को जो क्या करना पड़ता है, अपने पास लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको हम SLR कहते हैं। अच्छा, ये भी क्या होता है, NDTL के परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट ही किया जाता है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है। अब सर पहले हम आपको NDTL बता देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। NDTL का मतलब ऐसे समझ लो, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड का मतलब ऐसी लाइबिलिटीज बैंकों की जो उनको मांगने पर भुगतान करनी पड़ती है ना, मांगने पर पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, करेंट अकाउंट में पैसा जमा किया, अब आप क्या करोगे, जाओगे और बैंक आपको पेमेंट कर देगा। तो जो भी बैंक आपसे डिपॉजिट होता है वो उसकी लाइबिलिटीज बन जाती है, वो उसकी देयताएं बन जाती है। ठीक है, तो अभी नेट डिमांड क्या हुआ, बैंकों ने क्या करना है, आपको तुरंत भुगतान करना है। जैसे आप जाना है, बैंक क्या करते हैं, आपको भुगतान कर देते हैं आपके मांगने पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेट डिमांड कहते हैं। टाइम लाइबिलिटीज, इसको स्पेशली हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, जो बैंकों के पास एक सावधि जमा होता है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, मिनिमम क्या होता है 7 दिन के लिए आप क्या कर सकते हो, बैंकों में डिपॉजिट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बैंकों के कुछ ODTL होती है, अदर डिमांड टर्म लाइबिलिटीज भी होती है। बात समझ में आ रही है, अदर डिमांड टाइम लाइबिलिटीज भी होती है। सर इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें मान के चलिए, मान लीजिए जो इंटरेस्ट ड्यू होता है, बैंकों का जो इंटरेस्ट ड्यू होता है ना, मान लीजिए आपके पास जो पैसा डिपॉजिट है, आपका पैसा जो बैंक के पास डिपॉजिट है, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, तो वो जो ब्याज देता है, जो ब्याज ड्यू होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ODTL में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई अनपेड डिविडेंड है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्स पेएबल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम ऐड क्या करते हैं NDTL निकालने के लिए, डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, इसको नेट डिमांड लाइबिलिटीज कह सकते हैं, टाइम लाइबिलिटीज, ODTL ऐड करते हैं, लेस क्या करते हैं, डिपॉजिट इन अदर बैंक। और अगर बैंक ने अपना कुछ पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है, तो दूसरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, वो उसकी लाइबिलिटीज बन जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं। लेट बी सपोज, मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या NDTL निकाल रहे हैं, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करके रखे हैं, तो वो जो जितना पैसा जमा किया उसको क्या करेंगे, NDTL निकालते समय हम लोग लेस कर देंगे। अब ये जो NDTL आएगा स्पेशली वो क्या होगा, उसी के परसेंटेज के फॉर्म में CRR और SLR का कैलकुलेशन किया जाता है। बेसिकली ये टूल्स होते हैं, ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी RBI को लगता है कि नहीं महंगाई बढ़ रही है, हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, तो RBI क्या करेगा, ये कैश CRR और SLR को बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा जिसके कारण क्या होगा, बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका NDTL 100 करोड़ आया, 100 करोड़ आया, और CRR मान लीजिए 3% है, तो 3 करोड़ क्या करना पड़ेगा, RBI के पास उसको कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और SLR मान लीजिए, SLR का भी कुछ परसेंटेज बेसिकली 18.5 या 19.5 के आसपास रहता है। ठीक है, मुझे प्रेजेंट साइड 18.5 है, देख लेना, क्योंकि कभी भी एग्जाम में जाना तो आप प्रेजेंट का देख के जाना। क्लियर है, अभी जो भी प्रेजेंट का आता है उसका क्या करते हैं हम लोग, उतना फॉर्म वो लिक्विड फॉर्म में रख देता है, और जो भी ये रखता है, ये कैश के फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म मतलब वो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, मतलब वो कैश में रख सकता है, बैंक गोल्ड में रख सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकता है। इन दोनों को कभी भी वो लेंड नहीं कर सकता, उधार नहीं दे सकता। ठीक है, बात समझ में। अब RBI ने क्योंकि इन दोनों को बढ़ा दिया है तो उसके पास कम पैसे बचते हैं उधार देने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जब कम पैसे लोगों के हाथ में जाएंगे तो लोगों के पास जो पैसे हैं, मनी पावर, वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से
प्राइसेस घटने शुरू हो जाएंगे, महंगाई घटनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन अब उसे लगता है कि नहीं अभी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए क्या करेगी, इन दोनों को वो घटा देगी, कम कर देगी। तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे क्या करने के लिए, लोन देने के लिए। लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो लोग ज़्यादा, सही बात है ना, आपके पास पैसे रहेंगे तो आप डिमांड करोगे, आप मांग करोगे, मांग करोगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डिमांड बढ़ने से ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों, ये दो टूल्स हैं, ठीक है, सभी टूलों में से दो टूल्स हैं जिसका आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच एक इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए इन दोनों का यूज करती है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या समझे हमने, सीआरआर जो कि कैश के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, एसएलआर जो कि लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट्स मतलब कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एनडीटीएल में नेट डिमांड प्लस टाइम लाइबिलिटीज प्लस ओडीटीएल और माइनस डिपॉजिट विद द अदर बैंक हम लोग करके एनडीटीएल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सीआरआर समझ में आया होगा। बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि लिक्विड एसेट्स बैंक अपने पास रखती है और कैश और कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में आरबीआई के पास रखती है। क्लियर है। तो आई होप आपको सीआरआर और एसएलआर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेपो रेट और बैंक रेट का वीडियो बनाएंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक्सपर्ट्स भी उसको समझ नहीं पाते और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, बहरहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कम से कम 2 लोगों को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो आपका फॉर्मूला है उसे नोट कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके।